नमस्कार, मेरा नाम है सुजाता पामेगम। आज के इस वीडियो में हम करेंगे अफगान वॉर। पहला अफगान युद्ध 1839 से 1846 CE में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए। द फर्स्ट अफगान वॉर 1839 to 1842। लॉर्ड अकलेन, गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1836 to 1842 CE, decided to replace Dost Muhammad, the then Amir or ruler of Afghanistan, with a friendly, that is subordinate ruler Shah Shuja. Shah Shuja had been deposed from the Afghan Afghan throne in 1809 and since then was living at Ludhiana as a British prisoner. Lord Auckland. First Afghan War. Afghan War. First Afghan War 1839 to 1842 CE. First Afghan War. Lord Auckland. Lord Auckland ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। 1836 से 1842 लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद यानी तत्कालीन अफगानिस्तान के अमीर या शासक यानी अधीनस्थ शासक शाह शुजा को नियुक्त करने का फैसला किया। शाह शुजा को 1809 में अफगान जहादी से हटा दिया गया था और तब से वो लुधियाना में एक ब्रिटिश पेंशनर के रूप में रह रहा था। The three allies launched an attack on Afghanistan in February 1839. Kabul fell to the English on August and Shah Shuja was immediately placed on the throne. Dost Muhammad was captured in November 1840 and sent to India as a prisoner, but due to popular revolt by the Afghan on December 11, 1841, the British were compelled to sign a treaty with the Afghan, which they agreed to evacuate Afghanistan and to restore Dost Muhammad. 26 June 1838 को ब्रिटिश भारतीय सरकार महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा ने लाहौर में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत पहले शाह शुजा को अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने में मदद करने का वादा किया और बदले में शाह शुजा ने ब्रिटिश और पंजाब सरकारों की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य के साथ बातचीत में प्रवेश नहीं करने की वादा किया। तीनों मित्र राष्ट्रों ने फरवरी 1839 में तीनों मित्र राष्ट्रों ने फरवरी 1839 में अफगानिस्तान पर हमला किया। 7 अगस्त 1839 को काबुल अंग्रेजों के हाथों में चला गया और शाह शुजा को तुरंत गद्दी पर बिठाया गया। नवंबर 1840 में दोस्त मोहम्मद को पकड़ लिया गया और उसे कैदी के रूप में भारत भेज दिया गया। लेकिन अफगानों के लोकप्रिय विद्रोह के कारण 11 दिसंबर 1841 को अंग्रेजों को अफगान सरदारों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके तहत वे अफगानिस्तान को खाली करने और
दोस्त मोहम्मद को वापस लाने के लिए सहमत हुए। 16 सितंबर 16 सितंबर 1842 16 सितंबर 1842 में 16 सितंबर 1842 को काबुल पर फिर से अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। 16 सितंबर 1842 में फिर से अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, लेकिन इस बार दोस्त मोहम्मद के साथ एक समझौता हुआ जिसके तहत अंग्रेज़ों ने काबुल को खाली कर दिया और उसे अफ़गानिस्तान के स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता दे दी। 1855 सी में दोस्त मोहम्मद और भारत सरकार के बीच मित्र संधि पर हस्ताक्षर के साथ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, अ न्यू पीरियड ऑफ Anglo-Afghan friendship was inaugurated in 1855 CE with the signing of Treaty of Friendship 1855 Treaty of Friendship Treaty of Friendship between Dost Muhammad and the government of India। ट्रिटी ऑफ फ्रेंडशिप किसके बीच होता है? दोस्त मोहम्मद और भारत सरकार के बीच एक संधि होता है 1855 में। The two governments promised to maintain friendly and peaceful relations, to respect each other's territory and to abstain from interfering in each other's internal affairs। 1855 में दोस्त मोहम्मद और भारत सरकार के बीच मित्र संधि पर हस्ताक्षर के साथ एंग्लो अफगान मित्र का एक नया युग शुरू हुआ। दोनों सरकारों ने मित्रपूर्ण और शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने, एक दूसरे के क्षेत्रों का सम्मान करने तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। 1864 के बाद लॉर्ड लॉरेंस और उनके दो उत्तराधिकारियों द्वारा आफ्टर 1864 द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस वाज vigorously pursued by Lord Lawrence and his two successors। Russia again turned its attention to Central Asia after its defeat in the Crimean War। However, the British followed the policy of strengthening Afghanistan as a powerful buffer। 1864 के बाद लॉर्ड लॉरेंस और उनके दो उत्तराधिकारी द्वारा नॉन इंटरफेरेंस की नीति का पालन किया। क्रिमियन युद्ध में हार के बाद रूस ने अपना ध्यान मध्य एशिया की ओर लगाया। फिर भी ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को एक शक्तिशाली बफर के रूप में मजबूत करने की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने काबुल के अमीर को सहायता प्रदान की ताकि वो अपने प्रतिनिधियों को आंतरिक रूप से अनुशासित कर सके और विदेशी दुश्मनों से अपनी स्वतंत्रता बनाए रख सके। इस प्रकार हस्तक्षेप न करने और मदद देने की नीति के द्वारा अमीर को रूस के साथ गठबंधन करने से रोका गया। अब देखते हैं सेकेंड एंग्लो अफगान वार। सेकेंड एंग्लो अफगान वार 1878 to 1880। Okay, 1880 CE। Anglo-Afghan War, Second Anglo-Afghan War 1878 to 1880। की नीति बहुत लंबे समय तक नहीं चली। लंबे समय तक और सही के लिए कारण एंग्लो रूसी प्रतिनिधित्व 1970 को एंग्लो रूस प्रतिनिधि 1970 के दशक में अपने चरम पर पहुंच गए। 1970
1970 में। 1863 CE में दस्त मोहम्मद खान के मित्रों के बाद 1863 में दस्त मोहम्मद खान मित्रों हो जाते हैं। उसके मित्रों के बाद अफगानिस्तान में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस मामले में भारत सरकार ने 1868 CE में शेर अली विजयी हुई और अंग्रेजों ने उसे नया अमीर मान लिया। लेकिन रूस ने शेर अली को अमीर के रूप में मान्यता देने के बजाय मध्य एशिया में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बुखारा, समरकंद और खीवा सभी पर रूसियों ने कब्जा कर लिया, जिससे ब्रिटिश ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। आखिरकार जब 1876 में रूसियों ने बाल्कान में हस्तक्षेप किया, तो ब्रिटिशों ने वक्ता पर कब्जा कर लिया 1877 में। 1877 डिकन रूस ने 1876 में बाल्कान में कब्जा किया। 1876 बाल्कान रूस। एंड देन 1877 में ब्रिटिश ने वक्ता पर कब्जा कर लिया। ओके। वाइसरॉय लिटन ने काबुल में एक दूत भेजने का प्रस्ताव रखा, जिसे अमीर शेर अली ने अस्वीकार कर दिया। जब शेर अली ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे ब्रिटिश विरोधी और रूस समर्थक घोषित कर दिया गया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने 1878 CE में अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। शेर अली और याकूब खान के बीच एक संधि होती है। संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ गंडमार्क। ट्रीटी ऑफ गंडमार्क शेर अली और याकूब खान के बीच होता है 26 मई 1879। ओके। ट्रीटी ऑफ गंडमार्क, जिसने अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत के लगभग संरक्षित राज्य में बदल दिया। अंग्रेजों ने कुछ सीमावर्ती जिलों काबुल में एक रेजिमेंट रखने का अधिकार और अफगानिस्तान की विदेश नीति पर नियंत्रण हासिल कर लिया। हालांकि ब्रिटिशों की सफलता अल्पकालिक थी। अफगानों ने फिर से अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विद्रोह किया। 3 सितंबर 1879 में फिर से अफगानों ने 3 सितंबर 1879 3 सितंबर 1789 में फिर से अफगानों अपने रक्षा के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ विद्रोह किए। जवाबी कार्रवाई में अफगानिस्तान पर फिर से आक्रमण किया गया और उस पर कब्जा कर लिया गया। इस बीच ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन हुआ। 1818 में लिटन की जगह नए वाइसरॉय लॉर्ड रिपन की नियुक्त किया गया। 1880 में लॉर्ड रिपन 1880 में लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया लॉर्ड लिटन की जगह। वाइसरॉय, नया वाइसरॉय लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया 1818 में। लॉर्ड रिपन ने लिटन की आक्रमण नीति को तुरंत पलट दिया और राज्य में हस्तक्षेप न करने की नीति पर वापस चले गए। रिपन ने दोस्त मोहम्मद के पोते अब्दुल रहमान
अब्दुल रहमान को अफगानिस्तान के नए शासक के रूप में मान्यता दी। अफगानिस्तान में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को बनाए रखने की मांग वापस ली गई और बदले में अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश को छोड़कर किसी भी शक्ति के साथ राजनीतिक संबंध रखने पर सहमति जताई। भारत सरकार ने अमीर को वार्षिक सब्सिडी और विदेशी आक्रमण के मामले में उसका समर्थन करने पर भी सहमति जताई। अफगानिस्तान के अमीर ने अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण खो दिया और इस हद तक 1881 में अब्दुल रहमान ने ब्रिटिश मदद से अपने सभी प्रतिद्वंदियों का सफाया कर दिया। हालांकि रूस इस स्थिति से खुश नहीं था और उसने 1884 में मर्व और 1885 में पोंजदेह पर कब्जा कर लिया। बाद में ब्रिटेन के बीच एक समझौता हुआ। 1887 CE में रूस और अफगानिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिससे रूस और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमांकन को भारत अफगानिस्तान सीमा के नाम से जाना जाता है। भारत अफगानिस्तान सीमा के नाम है दुरंत रेखा। 1895 में खींचा गया था दुरंत लाइन। ओके, दुरंत line between India and Afghanistan, Afghanistan 23 to 1895। they had third अब देखते हैं थर्ड एंग्लो अफगान वार थर्ड एंग्लो अफगान वार 1919। थर्ड एंग्लो अफगान युद्ध 1919 में होता है। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सिरने के साथ अफगानिस्तान में अतमन तुर्की को व्यापक समर्थन अंग्रेज के खिलाफ। हालांकि अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्लाह खान 1901 से 1919 तक अफगानिस्तान के अमीर यानी अफगानिस्तान के शासक से पूरे युद्ध में गैर भागीदारी की नीति बनाए रखने में सक्षम थे। जब 20 फरवरी 1919 को ब्रिटिश विरोधी आंदोलन से जुड़े लोगों द्वारा हबीबुल्लाह की हत्या कर दी गई तो उनके बेटे अमानुल्लाह खान ने गद्दी संभाली। उस समय ब्रिटेन अभी भी अफगान मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा था। अपने राज्याभिषेक भाषण में अमानुल्लाह ने ग्रेट ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। उस समय ब्रिटेन अभी भी अफगान मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा था। अपने राज्याभिषेक भाषण में अमानुल्लाह ने ग्रेट ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घोषणा ने मई 1919 CE में तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत की। युद्ध के परिणाम स्वरूप अफगानों ने ब्रिटेन से विदेशी मामलों का नियंत्रण वापस जीत लिया। ब्रिटेन ने 1921 CE में हस्तांतरित एक संधि रावलपिंडी की संधि 1921 में, इस संधि के माध्यम से अफगानिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। 1921 की यह था एंग्लो अफगान वार। इसी के साथ आज के वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।